स्वागत है आप सभी के अपने चैनल डे टू डे इन्फॉर्मेशन में। हम लोग आज क्लास 12th के जो पॉलिटी का बुक 1 है, आज उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस चैनल पे आपको डेली अपडेट्स और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे वो, और एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ और करियर से रिलेटेड आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे कि 10th के बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या कर सकते हैं, बेस्ट जॉब कौन से हैं, टॉप मोस्ट अर्निंग जॉब कौन से हैं। इस तरह के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप हमें सपोर्ट करें और आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जो बुक 1 का पहला चैप्टर है उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि वह टॉपिक है क्या। जैसे कि शीत युद्ध का दौर टॉपिक है, तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि शीत युद्ध क्या है भाई। तो शीत युद्ध क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध का माहौल बना रहता है लेकिन कोई युद्ध होता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके दो दोस्त या दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, अब तो मार ही देंगे। दोनों एक दूसरे को ताकत देख रहे हैं, मैं ये कर दूंगा तुम्हें, मैं वो कर दूंगा, उठवा लूंगा, मैं फिकवा दूंगा, काट दूंगा, फोड़ दूंगा। इस तरह की बातें वो चिल्लाते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, हाथापाई नहीं करते हैं, बस बात बनाते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो शीत युद्ध बस वही है। ठीक है। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945। तो यह युद्ध जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। और यह जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह 1939 से 1945 के बाद, मतलब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? शीत युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन पहला यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चलो 39 से 45 के बीच हुआ, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ। अब शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद ऑटोमेटिक शीत युद्ध का क्या हुआ? अंत हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का क्या हुआ? अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, मित्र राष्ट्रों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और ध्रुवी राष्ट्रों जर्मनी, जापान, इटली के बीच हुआ था। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पहले तो मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था और ध्रुवी राष्ट्र के बीच हुआ था। सबसे मेन टॉपिक कि किसके किसके बीच हुआ था, तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका थे, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। और ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी, जापान, इटली। इनके बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और अब म्यांमार में भी, तथा भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों तक हुआ था। तो इस युद्ध का विस्तार कहाँ कहाँ तक था? दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों तक था। भारत भी इससे अछूता नहीं था, भारत भी इसमें मिला हुआ था। अब देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और या शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। ठीक है, विश्व युद्ध का अंत या शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो जैसा कि हम आज भी सुनते हैं कि अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में। कब? 1945 ईस्वी में। तो इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी आजादी कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। हमारी आजादी कब हुई? 1947 को। तो हमारी आजादी के ठीक 2 साल पहले अमेरिका ने क्या किया? जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिरा दिया? परमाणु बम गिरा दिया। और दोनों का नाम क्या था? एक था लिटिल बॉय और एक था फैट मैन। आपको याद रखना है कि एक लिटिल बॉय था, छोटा लड़का, और एक मोटा मैन था, मोटा आदमी। तो ये उसका कोड नेम था। परमाणु बम का जो एक बम था लिटिल बॉय, दूसरा था फैट मैन, गिराए। और जापान उस समय हार गया क्योंकि परमाणु बम ने इतनी क्षति मचाई, इतनी क्षति मचाई कि वहां का जो अर्थव्यवस्था तो वो सब कुछ चौपट हो गया। उस देश में इतनी ताकत बची ही नहीं कि अब वो लड़ाई कर सके। इसीलिए आज भी जो जितने भी देश हैं वो परमाणु से डरते हैं कि भाई अगर परमाणु हमला किसी ने किया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसीलिए उन्हें परमाणु हथियारों से आज भी डर लगता है। और ये जरूरी भी है, डरना भी जरूरी है। ठीक है। अब देखते हैं कि इस घटना के आलोचक का तर्क क्या है। अब देखो, कुछ भी होता है ना तो उसके अगेंस्ट में और उसके फेवर में लोग होते हैं। दो टीम होती है, जो एक अगेंस्ट में होती है और एक किस में होती है? फेवर में होती है। इसके जो अगेंस्ट में थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो क्या जरूरत था परमाणु गिराने का? और ये बात जो है इनका कहना था कि जब जापान ने आत्मसमर्पण करने की बात कर दी तो भाई आपने परमाणु क्यों गिराया? ये तो गलत बात है। अमेरिका का परमाणु गिराना वहां जरूरी नहीं था। तो अगर अब आलोचक ने कुछ कहा है, अगेंस्ट वाले में कुछ कहा है, तो अब फेवर में भी किसी ने कुछ कहा होगा। तो जो उसकी टीम थी उसने फेवर में क्या कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए
और जनहानि को रोकने के लिए में जीतने वाला कोई भी पार्टी हो या हारने वाला कोई भी पार्टी हो, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। तो इसीलिए मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी कि सबसे अच्छा युद्ध वही है जो कभी लड़ा ही नहीं जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा कि जो युद्ध को समाप्त करने के लिए जनहानि को रोकना और सबसे ज्यादा जरूरी था जनहानि को रोकना। तो इन चीजों के लिए दो इन्होंने तर्क क्या दिया कि पहला युद्ध को समाप्त करना और दूसरा जनहानि को रोकने के लिए अमेरिका का जापान पे बम गिराना बहुत ही जरूरी था। अब यहाँ पे एक लाइन है अवरोध। अब ये अवरोध क्या है? ठीक है, अवरोध का मतलब होता है रोक और संतुलन। अवरोध का क्या मतलब होता है? रोक और संतुलन। परमाणु परमाणु युद्ध की स्थिति में अगर एक पक्ष अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने योग्य हथियार बच जाएंगे। अगर किसी एक देश को वो खत्म भी कर देता है, तो उस जो देश पूरी तरह से चौपट हो चुका उसके पास इतनी ताकत अभी भी होगी, ठीक है, वह अभी भी होगी कि वह फिर से उन चीजों का मुकाबला कर सके, तबाही मचा सके। इसी स्थिति को, ठीक है, योग्य हथियार बच जाएंगे। इसी स्थिति को अवरोध यानी रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। अब देखो दो ध्रुवीयता क्या है? ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता क्या है? मान के चलो दो टीम बट गई, तो अब ये दो टीम क्या है? इसका अर्थ है विश्व का दो गुटों में बट जाना है कि संपूर्ण ये जो जितनी भी दुनिया थी, ये दुनिया कितने भाग में बट गई? दो भाग में बट गई। एक था अमेरिका और दूसरा था हमारा सोवियत संघ। इसका अर्थ है कि दो गुटों में बट जाना, जैसा कि शीत युद्ध के दौरान हुआ था जब विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों में बट गया, जैसे कि मैंने आपको बताया सोवियत संघ और अमेरिका। इसके बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ। इसके बाद किसका उदय हुआ? दो महाशक्ति। जो पहली महाशक्ति थी वो अमेरिका थी, जो कि अभी भी है, और दूसरी कौन सी थी? सोवियत संघ। ठीक है, इसका जो इंग्लिश नाम है वह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसका यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यह समाजवाद से रिलेटेड था। अब शीत युद्ध का कारण क्या रहा, या दो ध्रुवीयता का कारण क्या बना? दोनों महाशक्ति अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, दोनों चाहते थे कि मेरा जो प्रभाव है, मेरा जो इफेक्ट है वो बहुत दूर तक हो, मैं सबसे पावरफुल तो मैं सबसे पावरफुल। दोनों में महाशक्ति बनने की होड़ थी, कंपटीशन था दोनों में कि भाई मैं सबसे पावरफुल हूँ। और इसका अमेरिका का कहना था मैं पावरफुल हूँ, तो सोवियत संघ का दिखाना था कि नहीं मैं पावरफुल हूँ, कोई एक पावरफुल नहीं है, दोनों ही पावरफुल है। ठीक है, दोनों में वैचारिक मतभेद के कारण, ये जो कारण था ना वैचारिक मतभेद, सबसे बड़ा कारण यही बना, जो मेन कारण था। और कटुता, अब वैचारिक मतभेद है, कटुता है, क्या आप अपने दुश्मन पे भरोसा करोगे? कोई अगर आपके कंपटीशन में, आप किसी कंपटीशन में हो और उसमें आपका जो अगेंस्ट वाला पार्टी है, क्या आप उस पर भरोसा करोगे? वो अच्छी बात बताएगा तो आपको शक होगा कि हैं ये सच में यही बता रहा है, मुझे तो लगता है कि ये इसलिए बता रहा है कि ताकि मैं हार जाऊं। ठीक है, तो दुश्मनों में शंका पैदा हो ही जाती है। द्वि ध्रुवता की शुरुआत कहाँ से हुई? अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए अन्य देशों ने अन्य देशों का साथ संधियां की। तो अब देखो दोनों जो देश थे पहले तो लीडर थे दोनों, अब इन दोनों लीडर ने क्या किया? अपने अपने ब्रांच बढ़ाने शुरू किए। तो ब्रांच कैसे बढ़ाएंगे? ये देखो ये ब्रांच बढ़ा रहे हैं, ये है अमेरिका और ये है सोवियत संघ। तो ये दोनों ब्रांच कैसे बढ़ा रहे थे? तो ब्रांच बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये लोग अपना जो देश है, छोटा छोटा देश, उस हिस्से में उसको जोड़ना शुरू किया। उसको क्या किया? जोड़ना शुरू किया। इन दोनों ने यही किया, ब्रांच बढ़ाने के लिए इन लोगों ने देश को जोड़ना शुरू किया, देश को इकट्ठा करना शुरू किया, तो छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल किया। और इसके बाद आया पश्चिमी गुट, जिसको हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में हुई। इसमें देश कितने शामिल थे? टोटल 12 देश इसमें शामिल थे। पश्चिमी गुट यानी नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में, हमारे आजादी के 2 साल बाद। ठीक है, हमारे आजादी के 2 साल बाद। और इसमें शामिल देश कितने थे? 12 देश शामिल थे। टीम इंडिया में 11 लोग होते हैं, एक जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, अमेरिका इसका टीम लीडर था। विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी विचारधारा थी, जो कि अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका की कौन सी विचारधारा है? पूंजीवादी विचारधारा है। इसमें पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है कि सरकार हस्तक्षेप ना के बराबर ही करता है, बहुत कम करता है। मुख्य बात क्या है? नाटो में शामिल किसी भी देश पर हमले को संगठन में शामिल सभी देश पर हमला माना जाएगा। अगर आपने नाटो के किसी भी एक देश पर हमला किया तो पूरी की पूरी नाटो आप पे हमला करेगी। क्या हो बेटा, मैं बताता हूँ। मान के चलो मेरी 5 लोगों की ग्रुप है, किसी मेंबर को आपने कूट दिया,
तो अब हम पांचों आपको ढूंढेंगे कि बेटा किसने मारा है, इधर आओ मैं बताता हूँ। तो यही हुआ कि नाटो ने क्या कहा कि भाई किसी भी देश को टच भी किया ना, तो पूरी की पूरी नाटो आएगी तुमसे बदला लेने। इसके जो सदस्य देश थे, फ्रांस, स्पेन, इटली आदि थे, ये मुख्य देश हैं। सेटो, SEATO, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। सेटो क्या था? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन था, जिसकी स्थापना हुई 1954 ईस्वी में। और सेंटो की स्थापना कब हुई? 1955 में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम में आ सकता है। सोवियत संघ पूर्वी गुट वार्सा फैक्ट। अब सोवियत संघ पूर्वी गुट वार्सा फैक्ट क्या है? अब देखो, अमेरिका ने जब अपना टीम बनाया तब सोवियत संघ भी अपनी टीम बनाएगी। तो इसकी स्थापना हुई 1955 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका जो नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। विचारधारा क्या थी? समाजवाद। कौन सी विचारधारा थी? समाजवाद। सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है इसमें। समाजवाद विचारधारा में क्या होता है कि सरकार हस्तक्षेप ज्यादा करती है, लेकिन पूंजीवादी विचारधारा में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। मुख्य क्या क्या है? नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। ये बना ही था नाटो का मुकाबला करने के लिए, इसका कोई काम नहीं था। इसने कहा कि बेटा ठीक है, उछल लो, अब हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो इन्होंने इस संगठन को बनाया नाटो में शामिल सभी देशों का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, शामिल देश कौन कौन से थे? पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। सेंटो का जवाब में यूएसएसआर ने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। तो ये जो दो संगठन बनाए थे अमेरिका ने अलग से, तो इसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या किया? उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपना जो संबंध था, रिलेशनशिप था, उसको मजबूत किया कि भाई कभी भी अगर ये हम पे भारी पड़े तो हम इसका जवाब दे सके, इसके लिए हमारे पास ताकत हो। अब देखो, महाशक्तियों को छोटे देश से क्या लाभ? मान के चलो, अगर मैं किसी को अपने टीम में ले रहा हूँ, मैं 5 लोगों की टीम बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे तो किसी को नहीं ले लूंगा कि भाई तू आजा मेरे टीम में, आके मेरे सर पे बैठ जा, किसी काम का है नहीं। तो जो काम का होगा मैं देखूंगा, भाई इसमें टैलेंट है, ये इस चीज में अच्छा है, किसी चीज में, जैसे कि हमारा यूट्यूब है, तो हम देखेंगे कि कोई वीडियो एडिटिंग में अच्छा है, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, तो ना हम लेंगे। अब कोई एक नकारा है, किसी काम का नहीं, उसे क्यों लेंगे? तो जो हर इंसान अपना लाभ देखता है। तो इन दोनों देशों को क्या था? जो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, इसको छोटे देश से क्या लाभ, क्यों शामिल करे? तो उनका जो प्राकृतिक संसाधन था उसे प्राप्त करना सबसे पहला लाभ। सैन्य ठिकाने स्थापित करना, ताकि वो वहां पे प्रैक्टिस कर सके, अपनी छावनी बिछा सके, अपना विस्तार कर सके, प्रभाव बढ़ा सके, जो इनका मेन मकसद था। आर्थिक सहायता के लिए, अगर कभी भी कोई भी संगठन कमजोर पड़ रहा है तो सभी उसे थोड़ा थोड़ा करके आर्थिक सहायता प्रदान करे। अपने हथियारों और सेना के संचालन के उनके भू क्षेत्र का इस्तेमाल करना, हथियार को रखने के लिए या सेना के संचालन के लिए भू क्षेत्र का इस्तेमाल करना। छोटे देश को महाशक्तियों से क्या लाभ हुआ? सुरक्षा का वायदा मिला, क्योंकि ये सभी समझ गए थे कि भाई किसी ना किसी शामिल देश में शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कौन आके हम पे बरस जाए। तो उस टाइम हम कहाँ जाएंगे? उस टाइम हम जाएंगे कहाँ, अगर कोई हम पे आके बरस गया? हथियारों की सहायता, इसको क्या मिली? हथियारों की सहायता मिली। आर्थिक मदद मिला और सैन्य सहायता भी मिली कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे अगर तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमें जरूर से जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो मैं डेली लेके आऊँगा, आपको यहाँ पे सभी क्लासेस के वीडियो लगभग मिलेंगे। और दोस्तों, चैनल को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप शेयर करेंगे तो लोग यहाँ पे आएंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर हम मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे की मदद करे, ताकि कल को कोई और बंदा भी यूट्यूब पे आए तो हम यहाँ से उनका प्रमोशन कर सके, उन्हें ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप हमारा साथ देंगे। थैंक यू।